हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र एक पर जो डिस्कशन हमारा चल रहा था दोस्तों, भारतीय विदेश नीति पर, जिसके अंतर्गत हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है भारत चीन संबंधों पर। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों पर। किस किस प्रकार से संबंध क्या प्राचीन समय से लेकर के वर्तमान समय तक अभी तक किस किस प्रकार के संबंध दोनों देशों के मध्य में रहे हैं, और कौन कौन से परिणाम ये कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं या कारण रहे हैं जिनका परिणाम रहा विवाद दोनों देशों के बीच में, और ऐसे कौन कौन से मुद्दे से रहे हैं जिनके कारण आपसी संबंध भी कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। तो इन सभी बातों पर दोस्तों क्रम अनुसार हम अध्ययन करेंगे इसका। उससे पहले जो भी दोस्त पहली बार सेशन पर आए हैं वो सब जान ले, यहाँ पर दोस्तों प्लेलिस्ट के बारे में सभी क्लासेस की सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। उसे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखें तो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। इन सब के अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो यूट्यूब पे एक नया चैनल बना दिया गया है प्रज्ञान हिंदी जीके के नाम से। उसे ज्वाइन करेंगे तो इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों की तैयारी आप निःशुल्क रूप से कर पाएंगे नोट्स के साथ में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता है कि आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, यूनिट थर्ड का लास्ट टॉपिक है भारत और चीन संबंधों पर। ठीक है ना। वैसे तो इसके बाद में अर्थात जो चौथी यूनिट स्टार्ट होगी हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। उसमें सभी के बारे में हमें जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उस उन संगठनों में भारत की क्या भूमिका है, संगठन का निर्माण कैसे हुआ, वो संगठन क्या कार्य करते, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो इसके बाद में अब आने वाला है अर्थात यूनिट 4 में। ठीक है ना। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों ही यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसकी। चलिए, तो भारत और चीन संबंधों पर चर्चा करने से पहले मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि इस भारत और चीन संबंध का ये जो लेक्चर है दोस्तों आज का, इसे हम तीन क्रम में हम कंप्लीट करेंगे। तीन क्रम कौन कौन से होंगे, अगर हम सन अर्थात डेट के अनुसार देखें तो 1947 से अर्थात जब भारत आजाद हुआ तब से लेकर के 1959 तक का क्रम देखेंगे। और एक क्रम होगा 1959 से 1978 वाला। तीसरा क्रम होगा 1978 से 2003 तक का। ठीक है, या 3 से लेकर वर्तमान भी आप मान सकते हैं, वर्तमान तक का क्या क्या जो है हमारी इस संबंध की विशेषता रही है। ठीक। और दूसरे पक्ष में अगर बात करें दूसरी तरफ, तो इस तीन क्रम को इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि पहले क्रम में हम देखेंगे दोनों देशों के बीच में जो प्रमोद काल रहा है। प्रमोद काल मतलब कैसा कि एक दूसरे को प्रमोट करने वाला, मतलब कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में संबंध मधुर रहे हैं। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा काल होगा टकराव और तनाव का काल। टकराव और तनाव का काल। और तीसरे काल में हम बात करेंगे कि इसी टकराव और तनाव को दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच में किस प्रकार से संवाद हो रहे हैं एक दूसरे की यात्रा के दौरान या बैठकों के माध्यम से, अधिकारी स्तर की बैठकों के माध्यम से किस प्रकार से दोनों देश दोनों आपसी संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा लेक्चर होगा कंप्लीट इन तीन के माध्यमों के द्वारा। ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि जो आज का जो लेक्चर है ये काफी लंबा जाने वाला है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इसको 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन आज का। स्टार्ट करें लेक्चर, है ना। पूरी तरह तैयार हो जाइए। देखिए, अभी तक जितने भी देशों पर हमने चर्चा की है, जितने देशों के संबंधों पर चर्चा की है, उन सभी में दोस्तों बेसिकली तो सभी इंपॉर्टेंट, जैसे भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध रहा है, भारत और रूस के बीच में जो संबंध रहा है, उसी प्रकार से भारत और चीन। क्यों करा हमने इनके संबंधों पर चर्चा, क्योंकि विशेष करके इन्हीं जैसे भारत अमेरिका, भारत रूस और भारत चीन, इन पर ही बात क्यों की। इससे पहले की जो हमने देशों पर बात की थी वो तो चूंकि हमारे पड़ोसी देश थे, इस कारण से हमने उन पर चर्चा की। लेकिन ये जो 3 अन्य राष्ट्र है, अमेरिका, रूस और चीन, चूंकि ये अभी विश्व राजनीति में शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभर रहे हैं, इस कारण से हमने इन तीनों देशों के साथ में संबंधों पर चर्चा की है। ठीक है ना। तो इसी पॉइंट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो चीन के साथ भारत के संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और विशेष कारण एक ये भी है कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहे हैं ना, ये काफी लंबे समय से और वर्तमान तक वो विवाद बने हुए हैं।
सभी प्रकार के विवादों का समाधान हो जाता है दोनों देशों की बैठकों के साथ में, लेकिन एक समस्या जो प्रारंभ से चली आ रही है, जो आज तक उसका समाधान नहीं हुआ, वो समस्या है सीमा का विवाद। सीमा का विवाद दोनों देशों के बीच में, है ना। तो इस कारण से चूंकि इन दोनों देशों के बीच में तनाव जो चल रहा है, वो कभी भी तनाव हो सकता है, कभी भी उसका समाधान हो सकता है, कुछ भी इन दोनों देशों के बीच में जो उतार चढ़ाव है संबंधों का, वो चलता ही रहा है। इस कारण से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी कारण से दोस्तों, इनमें से अगर मान लीजिए 2 भाग बनते हैं या 3 भाग बनते हैं, एक भी भाग आपको छोड़ना नहीं है कंटिन्यूअसली। जैसे एक ही पार्ट होगा, पूरा एक ही पार्ट होगा, इसमें अलग अलग पार्ट, मतलब वीडियो 3 पार्ट में भी आ सकता है, 2 या 3 में भी आ सकता है, लेकिन ये एक ही टॉपिक होगा, एक ही टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि लंबा होने के कारण हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले काल की। पहला काल कौन सा था? प्रमोद काल। कौन सा? प्रमोद काल। तो भारत चीन संबंधों में जो प्रमोद काल रहा है 1947 से 1959 तक का, उसके बारे में हम एक छोटा सा अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। विशेष करके समझने का जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ विशेषकर इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो वो यही है कि जो मैं आपको पूरी थ्योरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसी थ्योरी को मैं पॉइंट आउट करते हुए चलता हूँ। जो इंपॉर्टेंट की वर्ड होते हैं उन्हें मैं पॉइंट आउट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। उनको आप भी अपने नोट्स में जो है उन्हें नोट कर लें, या फिर जब इसके नोट्स आप डाउनलोड करें तो उसको मार्क करके रख लें, या फिर अपने अनुसार इसके द्वारा या इस नोट्स के द्वारा या नोट्स के माध्यम से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम पहले पीपीटी को पढ़ेंगे, अर्थात पहले स्लाइड को पढ़ेंगे। स्लाइड को पढ़ते हुए उसका व्यवहारिक अध्ययन करते हुए चलेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये स्लाइड बहुत लंबी है, एक लेक्चर काफी लंबा है। इस कारण से मैं एक बार पहले आपको दिखा देता हूँ कितना लंबा है ये लेक्चर, है ना। देखिए मैं बाहर आकर ही दिखा देता हूँ आपको, इससे क्या होगा, आपका पूरा माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कितना लंबा लेक्चर इसमें लेना है। ये जो हमारी स्लाइड दोस्तों लगभग 23 पेज की स्लाइड है। 23 पेज की स्लाइड, इस स्लाइड के अंतर्गत आप डाटा देखिए, आप इन तीनों कालों के अंतर्गत, ये पहला काल हो चुका है, उसके बाद में दूसरे काल के अंतर्गत इसमें 7 पॉइंट है, दिख रहा है आपको 7 पॉइंट। ये 7 पॉइंटों पर हमें डिस्कस करना है। इन 7 पॉइंटों में भी काफी ज्यादा डाटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है। इसके बाद में दोस्तों 3 अलग से है लास्ट वाले काल में, जो कि संवाद का काल रहा है, वो भी काफी लेंदी होने वाला है, काफी लंबा होने वाला है। इस कारण से मैंने कहा है कि जो आज का टॉपिक बहुत लंबा अर्थात लेंदी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए सब्र के साथ बने रहे, सब्र के साथ बने रहे। बिल्कुल भी एक बर्डन की तरह नहीं लेना है, बस आराम से इसको समझते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए, चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रारंभ से ही मित्रता, देखिए आप सिर्फ समझते हुए चलना, आपको जहां जहां जो पॉइंट आवश्यक होंगे, जो महत्वपूर्ण होंगे, उन्हें हम पॉइंट आउट करवा देंगे, ठीक है ना। तो चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्राचीन समय से ही मित्रतापूर्ण रहा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से ही नेहरू भारत और चीन की मित्रता पर बल देते रहे हैं। बस समझते हुए चले, भारत का जो दृष्टिकोण रहा है दोस्तों संबंधों का, भारत का जो दृष्टिकोण रहा है चीन के प्रति, वो प्राचीन समय से अगर हम देखें तब से ही मित्रता पूर्वक रहा है ना। और विशेष करके जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारे नेहरू साहब ने दोनों देशों की मित्रता के लिए जितने प्रयास किए हैं ना, इस पूरे विश्व में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतने प्रयास नहीं किए होंगे। उन प्रयासों में नेहरू जी ने इतनी नम्रता की नीति अपनाई दोस्तों, बल्कि चीन के लिए अमेरिका के तक विरुद्ध खड़े हो गए थे नेहरू साहब। मतलब कि अमेरिका की कीमत पर चीन से संबंध बनाना उचित समझा था नेहरू जी ने। इसके अलावा आज वर्तमान में विश्व में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसकी सबसे शक्तिशाली जो परिषद है, जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं, उसमें स्थायी सदस्यता के लिए भारत के पास ऑफर था। लेकिन भारत ने खुद स्वयं स्थायी सदस्य बनने की जगह चीन को अपने स्थान पर चीन को बिठा दिया था, ठीक है। और उसके कुछ समय बाद से ही चीन ने ही भारत का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। जब भी भारत की बात आती है, भारत का सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का मुद्दा उठता है, तो सबसे पहला जो विरोध होता है वो चीन ही करता है।
है ना। तो एक कुछ नीतियां थी, हालांकि देशकाल परिस्थितियों का भी सामना करना होता है। उस समय समय की जो डिमांड थी, समय की जो मांग थी, उस मांग के अनुसार भी नेहरू जी ने अपनी नीति बनाई थी। तो इस सबसे हम ये देख सकते हैं कि भारत का काफी लंबे समय से ऐसा शुरुआत से ही चीन के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की इच्छा रही थी। चीन में साम्यवादी दल की विजय के बाद में, अब साम्यवादी दल की विजय कब हुई थी दोस्तों, जब 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में। तो 1949 और 50 में जो साम्यवादी क्रांति हुई, तो साम्यवादी क्रांति होने के बाद में चीन के प्रशासन पर जो अधिकार हुआ वो साम्यवादी दल का हुआ, साम्यवादी दल का हो गया। तो साम्यवादी दल की विजय हुई चीन में, उसके बाद भारत और चीन के संबंध और भी घनिष्ठ हो गए थे। ठीक है। और दूसरी बात है कि पूरे विश्व में जितने भी देश है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन गैर साम्यवादी मतलब जो साम्यवादी श्रेणी के नहीं है, उन देशों में से सबसे पहला एकमात्र भारत ही ऐसा देश था जिसने चीन को राजनीतिक दर्जा प्रदान किया था, राजनीतिक दर्जा या राजनीतिक मान्यता प्रदान की थी। किसने? भारत ने। तो अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर, समझ देखिए यहाँ पर कि अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया, कोरिया युद्ध में चीन का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें चीन को आक्रांता घोषित किया था। तो क्या हुआ दोस्तों कि चीन ने कोरिया पर जो है आक्रमण किया था, लेकिन भारत ने अमेरिका के विरोध के बाद भी, अर्थात अमेरिका को इग्नोर करते हुए भी चीन का साथ दिया और चीन के इस युद्ध का समर्थन किया। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्थात यूएनओ में जब चीन को आक्रांता घोषित किया जा रहा था, आक्रमणकारी घोषित किया जा रहा था, उस समय भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का विरोध किया, अर्थात चीन का समर्थन किया। ठीक है। तो भारत ने अमेरिका की उन सभी नीतियों की आलोचना की जिन नीतियों में चीन का विरोध किया जा रहा था, चीन का विरोध किया जा रहा था या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में उचित स्थान दिलाने में बाधा पहुंचा रही थी। उन सभी नीतियों का भारत ने विरोध किया, मतलब पूरी तरह से चीन की ओर झुका हुआ था भारत। इसके बाद में विंसेंट सोएब के अनुसार, अब जरा देखिए साहब, ये जो परिभाषक हैं, इनकी परिभाषा को देखिए, आपको इसकी पूरी स्थिति समझ आ जाएगी उस समय भारत कौन सी नीति का पालन कर रहा था। चीनियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने का जितना प्रयास नेहरू ने किया, संभव था विश्व में उतना किसी ने भी नहीं किया होगा। स्वतंत्र भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था और अब भी लोकप्रिय है, लेकिन उसका अब जो है उद्देश्य अलग है, उस नारे का जो भाव है वो भाव अलग है। पहले हिंदी चीनी भाई भाई बोलने में मित्रता का एहसास होता था, लेकिन आज शत्रुता का एहसास होता है, कहीं ना कहीं शंका का या दगेबाज का एहसास होता है ना। तो भारत के इतने बलिदानों के बाद, भारत के इतने सहयोग करने के बाद भी चीन ने अपनी नीतियां अलग ही अपनाई भारत के विरोध में। अब कहानी आपने दोस्तों कहां तक की सुनी है, इसमें हमने कहां तक की बात की, 59 तक की बात कर चुके हैं हम इस स्लाइड पर। 1959 तक हम बात कर चुके हैं, अर्थात ये कि साम्यवादी क्रांति हो चुकी है चीन में, साम्यवादी सरकार स्थापित हो चुकी है। ठीक है। और भारत में भी 1950 में संविधान का निर्माण हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है। अब इसके आगे की कहानी अब हम दोस्तों दूसरे काल में एंटर कर चुके हैं, दूसरे काल में देखेंगे, कौन से? टकराव और तनाव के काल में। अब इस पूरे काल को समझने के लिए हम इसको दोस्तों 7 पॉइंटों के माध्यम से इसको समझेंगे। 7 विशेष विवाद रहे हैं, 7 विशेष विवाद रहे हैं जिनके माध्यम से हम दोनों देशों के संबंधों में उस समय से, अर्थात कि 1960 से लेकर 1959 से लेकर के और 78 या कहें कि 80 तक का पूरा काल हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें भारत चीन सीमा विवाद सबसे पहला इसका सीमा विवाद रहा, तिब्बत की समस्या, पीओके का विवाद, भारत पर चीन का आक्रमण जो 1962 में हुआ था, पाकिस्तान को चीनी हथियार प्रदान करना, सिक्किम का भारत में विलय करना, एशिया के नेतृत्व का प्रश्न। तो ये कुछ 7 ऐसे विवाद रहे हैं जिनकी वजह से दोनों के संबंध गहराते चले गए, खराब होते चले गए।
ठीक है। तो एक एक करके दोस्तों इन्हीं का अब हम अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक बार इन स्लाइड को पढ़ ले, उसके बाद में इसका व्यवहारिक पक्ष समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है दोस्तों, स्लाइड में कुछ शब्द मेरे पीछे आ रहे हैं, इस कारण से मैं अभी कुछ देर के लिए हट जाता हूं सामने से। ठीक है, चलिए। भारत चीन सीमा विवाद, दोनों के मध्य विवाद का प्रमुख मुद्दा सीमा विवाद रहा। सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए, अपने आप फिर समझोगे, अपने आप समझ आएगा। एक बार पढ़ लीजिए इसको अच्छे से। दोनों देशों के बीच विवाद का जो प्रमुख मुद्दा रहा है वो सीमा विवाद रहा है। 1950 से 51 में साम्यवादी चीन के नक्शे में भारत के 50,000 वर्ग मील के एक बड़े भाग को चीन का अंग दिखाया गया। भारत सरकार के विरोध पर यह कहकर मामला टाल दिया गया कि यह पुराने नक्शे के आधार पर दिखाया गया है। समय मिलते ही इस नक्शे को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन शीघ्र ही, अर्थात कि लगभग 4 साल के बाद ही 1954 में चीन ने एक पत्र लिखा भारत सरकार को, और भारत पर यह आरोप लगाया उस पत्र के माध्यम से कि भारतीय सेना ने चीनी स्थान पर अवैध अधिकार कर लिया है। चीनी स्थान किस पर? बूजे पर। बूजे नामक चीनी स्थान पर अवैध कब्जा कर लिया है। किसने? भारत ने, भारतीय सेना ने। जबकि ये जो बूजे नामक स्थान था, ये दोस्तों किसी चीन का ना होकर के ये भारत का ही स्थान था, जिसको अपने नक्शे में दिखाया था चीनी सरकार ने। लेकिन जब इस प्रश्न पर भारत के द्वारा विरोध किया गया तो चीन ने सीमा के विभिन्न भारतीय प्रदेशों में अपनी सैनिक टुकड़ियां लगा दी, सैनिक टुकड़ियां भेज दी। अब इससे क्या हुआ? विवाद गरमाने लगा। ठीक है, अब नेहरू साहब को भी समझ आ गया कि जिससे हम दोस्ती का प्रयास कर रहे थे, विश्व में सबसे ज्यादा जितने प्रयास नेहरू के द्वारा किए गए थे चीन के साथ संबंधों को लेकर के, अब नेहरू साहब को भी समझ आ गया था कि ये कहीं ना कहीं इनसे इस प्रकार का कदम उठाना सही नहीं था। भारत ने गलती की थी, क्योंकि ये इस देश के साथ में कब दगाबाजी कर जाए कुछ नहीं कह सकते, कब धोखा दे जाए कुछ नहीं कह सकते। उसकी जो विदेश नीति है वो विदेश नीति शंका का ही, मतलब उसके चीन की विदेश नीति जो है वो शंका के आधार पर ही बनी हुई है, अर्थात कि, और वास्तविकता भी यही है। आज पूरे विश्व में दोस्तों चीन की विदेश नीति पर कोई विश्वास नहीं करता। चीन की विदेश नीति पर कोई विश्वास नहीं करता। वो कब पलट जाए, कब क्या बोल दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो चाइना का जो विक्टोरिया में दोबारा भारत ने एक प्रश्न उठाया चीन पर और कहा कि साहब, हमने जो तुम नक्शे में जो तुमने क्षेत्र दिखाया है, जिस क्षेत्र में तुम कह रहे हो कि भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है, वह स्थान हमारा है, अर्थात भारत का है। और इस पर हमने पहले आपसे कहा भी था 1950-51 में। उस वक्त आपने ये कहकर टाल दिया था कि समय मिलने पर हम इस नक्शे को ठीक कर लेंगे। लेकिन इस बात को चीन ने स्वीकार करने की जगह चीन ने कहा कि नहीं, वह अपनी सीमाओं में परिवर्तन नहीं करेगा, किसी नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इस प्रकार चीन की जो नीति रही है वो हमेशा संदेहपूर्ण रही है, हमेशा संदेहपूर्ण रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से भारत चीन सीमा विवाद बना रहा। तो अब इसको व्यवहारिक पक्ष के रूप में कैसे समझेंगे? 1950-49 में, अब 50-49 में देखिए, कहानी याद रखना क्या हुआ था। उस समय चीनी क्रांति हुई थी 1949 और 50 में चीनी क्रांति हुई थी। कौन? साम्यवादी क्रांति। चीन में साम्यवादी क्रांति था, साम्यवादी दल ने क्रांति की थी राजा के विरुद्ध। तो इस प्रकार से साम्यवादी शासन की स्थापना होती है 1950-51 में, मतलब चीन में नई सरकार बनती है। अब जो नई सरकार बनती है तो उस समय जो नक्शा दिखाया चीन का, उस चीन के नक्शे में भारत के कुछ क्षेत्र दिखा दिए। तो भारत उस समय चीन के साथ बहुत ही ज्यादा मित्रता के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय चीन ने ये कहा भारत से कि जो क्षेत्र हमने अपने मैप में दिखाए हैं वो पुराने मैप के अनुसार दिखाए गए हैं, आप चिंता ना करें, समय मिलने पर इनको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन 4 साल बाद, अर्थात कि 1954 में चीनी सरकार ने भारत पर आरोप लगाया कि आपने हमारे क्षेत्र पर अपनी सेना लगा रखी है, और इस प्रकार से विवाद और गरमाने लग गया। तो भारत ने पुरानी बात चीन को याद दिलाई 1950 वाले की, हमने आपसे शिकायत भी की थी लेकिन आपने कहा था कि हम समय मिलने पर ठीक कर लेंगे।
परंतु इस बात को चीन ने स्वीकार करने से, मानने से मना कर दिया। स्पष्ट तौर पर कह दिया कि नहीं, हम अपने नक्शे में कोई बदलाव नहीं करने वाले। और उस बदलाव न करने के कारण ये नेहरू की नम्रतापूर्ण नीति जो 1950-51 में अपनाई थी नेहरू साहब ने, उस नीति के कारण ही दोस्तों विवाद गर्माता, आज तक उस विवाद का हर्जाना जो है भारत भुगत रहा है। जो सीमा विवाद जो बना हुआ है दोनों देशों के मध्य में, वो उसी का परिणाम है। उसी समय की सीमा, उसी समय की जो सीमाओं की जो नीति थी, जो जिस नीति का निर्वहन किया तत्कालीन सरकार ने, उसका ही परिणाम आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद बना रहा। नेक्स्ट बात करें तिब्बत समस्या, तो दोस्तों तिब्बत का आप सभी को पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि नेपाल तो आपने देखा है भारत में, भारत के मैप में आप देखिए, भारत के मैप से आप भली भांति परिचित है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ ना, क्योंकि आप थर्ड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर से ही जब आपने राजनीति विज्ञान, अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है, भूगोल है, चाहे आप कोई सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो दोस्तों, तो हर सब्जेक्ट में मैप का अध्ययन करवाया ही जाता है और मैप का अनुमान पता आपको होना जरूरी है। तो भारत के मैप में मैं आपको सभी को ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको भारत के मैप का पूरा ज्ञान है, उसी के आधार पर बता रहा हूँ। तो दोस्तों भारत में उत्तर की ओर जो नेपाल है हमारी सीमा से लगा हुआ, नेपाल के जस्ट ऊपर ही एक तिब्बत स्वतंत्र राज्य हुआ करता था एक समय में। चीन उस पर अपना दावा जमाना चाहता था और कहता भी था कि ये तिब्बत जो है ये चीन का ही क्षेत्र है, चीन का ही भाग है, लेकिन उस समय तिब्बत पूरी तरह स्वतंत्र था। चीन अवैध कब्जा अपना उस पर तिब्बत पर जमाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस समय तिब्बत पर भारत को कुछ अधिकार मिले हुए थे अंग्रेज सरकार के द्वारा। जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, उस समय तिब्बत और भारत के बीच में संधि हुई थी और संधि के तहत भारत को कुछ तिब्बत में कुछ अधिकार प्राप्त थे, जैसे कि तिब्बत के लासा में भारतीय एजेंट रखना पहला, दूसरा ज्ञान से गंगकोट और यातुंग में व्यापारिक एजेंसियां स्थापित करना, दूसरा ज्ञान से के व्यापार मार्ग पर डाक तार के जो दफ्तर होते, ऑफिस होते हैं, उनको बनाना। तो ये सब अधिकार भारत को मिले हुए थे जो कि चीन को पसंद नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे पसंद? कि भाई जब तक भारत की एंट्री इसमें तिब्बत में रहेगी तब तक चीन तिब्बत पर अधिकार कैसे जमा पाएगा। इस कारण से उसका उद्देश्य था, चीन का प्रथम उद्देश्य था कि किसी भी करके तिब्बत से भारत निकल जाए, है ना। तो इसी बीच में ये चीन को अच्छा नहीं लगा और सदियों से तिब्बत पर अपना अधिकार और दावा जता रहा था वो। ठीक है, हालांकि भारत भी चाहता था कि ठीक है हम तिब्बत से निकल जाएंगे, लेकिन तिब्बत स्वतंत्र राज्य ही होना चाहिए, उस पर चीन अपना अधिकार नहीं जमाएगा। ये भारत ने अपने स्पेशल जो स्टेटमेंट है उसमें कह दिया। अब इसके बाद भी चीन ने भारत की कोई परवाह नहीं की, भारत के इमोशन की, भारत की भावनाओं की कोई परवाह नहीं की, और करते हुए भी तिब्बत पर उसने हमला बोल दिया, सैनिक कार्यवाही कर दी और अपने कब्जे में तिब्बत को ले लिया। अब जो तिब्बत के धार्मिक नेता के बारे में आप सभी जानते हैं, दलाई लामा, जो कि भागे वहां से, भाग करके भारत में शरण ली उन्होंने, वो भारत ने उनको खुशी खुशी शरण भी दी। ठीक है, अब ये उनको यहाँ पर शरण देना भी चीन को गवारा नहीं था, उनको वही बहुत बेकार लगा। तो इस कारण से ये तिब्बत को लेकर के भारत और चीन के बीच में जो विवाद बना, कंटिन्यूसली आज तक भी चला आ रहा है। ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों अन्य विवाद की अगर हम बात करें तो वो था पीओके का। पीओके क्या है? पाकिस्तान, या कहें कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अर्थात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। मतलब जो कश्मीर पर, जिस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था युद्ध के दौरान, उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हम पीओके के नाम से जानते हैं, पीओके कहते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या दोस्तों कि 1960 का समय था, तो पाकिस्तान ने उसके कब्जे वाले कश्मीर में से कुछ भाग मतलब थोड़ा बहुत नहीं, 5000 वर्ग मील का भाग, 5000 वर्ग मील का भाग चीन को दान कर दिया, मतलब चीन को दे दिया। चीन को दे दिया। अब जब चूंकि कश्मीर तो चाहे वो पाकिस्तान के अंडर में हो या भारत का हो, ये तो भारत का ही है, ठीक है ना।
अब पाकिस्तान के कब्जे में था, पाकिस्तान किसी और को लिफाफे में बंद करके बांट रहा है, तो क्या भारत उसको एक्सेप्ट करेगा? भारत ने भरपूर उसका विरोध किया। अब इसी विरोध के द्वारा दोनों के बीच में फिर से संबंध और गड़बड़ाने लगे, कठोर होने लगे। तो ये वो क्रम था जब संबंध दोनों के मध्य में गहरा रहे थे, अर्थात कठोर हो रहे थे। ठीक है ना। इसके बाद में अगला अगर आता तो दोस्तों भारत पर चीनी आक्रमण। अब बची खुची जो कसर थी दोनों देशों के संबंधों के बीच में, वो चीन के आक्रमण ने खत्म कर दी, चीन के आक्रमण ने खत्म कर दी। अब चीन ने भारत पर आक्रमण किया 1962 में, आप सभी अच्छे से जानते हैं, सभी को पता है, सभी को पता है कि चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था दोस्तों? 1962 में। इस आक्रमण के दौरान क्या हुआ था कि चीनियों ने छुपके से, अर्थात भारत पे पीछे से वार किया। भारत को जब पूरी कुछ पता ही नहीं था और भारतीय सेना बिल्कुल कोई तैयार नहीं थी, उस समय चीन ने भारत पर आक्रमण किया। अब जरा इस स्लाइड को पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते हुए भारत चीन दोस्ती की आड़ में चीनी सरकार ने 1962 को भारत पर पीछे से वार कर अपनी विस्तारवादी शक्ति की नीति का प्रदर्शन किया। अब हालांकि चूंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं इसलिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अन्यथा अन्यथा दोस्तों इसको अगर हम अपनी भाषा में लिखे तो बहुत प्यारे प्यारे शब्द थे हमारे पास लिखने के लिए, लेकिन चूंकि स्टूडेंट है और हम भी टीचर है तो एक मर्यादा हमारे पास होती है, उस मर्यादा के अंदर ही हमको रहना पड़ता है। इस कारण से तो देखिए समझिए जरा कि पीछे से वार करने वालों को हम क्या बोलते हैं, आप सभी जानते हैं अच्छे से, है ना। थोड़ा भावनाओं को आप भी समझना सीखे। तो हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा जो प्राचीन समय से चला आ रहा था, उसी समय अर्थात उस दोस्ती की आड़ में चीन ने भारत पर पीछे से वार करके अपनी कायरता वाली जो नीति थी, विस्तारवादी नीति, उसका परिचय दिया पूरे विश्व को। हालांकि उसका उद्देश्य कुछ अलग था, भारत पर अचानक आक्रमण करने का उद्देश्य कुछ अलग था। उस समय भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था, उस समय बिल्कुल भी तैयार नहीं था भारत युद्ध करने के लिए, है ना। तो दोस्तों उस समय इस आक्रमण के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था भारत। इस युद्ध में भारत को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ा, बहुत हानि उठाई, धन की भी, जन की भी, जन की भी और हजारों किलोमीटर जमीन की भी। भारत को बहुत नुकसान होता 1962 के युद्ध के कारण। ठीक है। तो इसने तो बिल्कुल ही जो थोड़े बहुत उम्मीदें थी दोनों के मध्य में संबंधों को मधुर करने की, जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, उस उम्मीद पर भी इसने पानी फेर दिया, उस उम्मीद पर भी इसने पानी फेर करके और संबंधों को पूरी तरह समाप्त करने की ओर इसने अपना कदम बढ़ाया था चीन ने। ठीक। इसके बाद में अगर हम अंतिम की बात करें, पाकिस्तान को चीनी हथियार देना, अब बचे कुछ कसर थी। तब देखिए अब चीन समझ चुका है कि भारत के साथ में जो संबंध है वो पूरी तरह से मधुर तो अब कभी नहीं हो पाएंगे। तो अब उसको चाहता था कि अब भारत का कोई भी पड़ोसी देश, अब भारत तो चीन तो चाहेगा ना कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश है अधिक से अधिक देश उसके मित्र बन जाए। अब अगर भारत के पड़ोसी देश चीन के मित्र होंगे तो भारत की अखंडता, सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करेंगे। जैसे पाकिस्तान चीन से मिला हुआ है तो जितने भी आतंकवादी हमले होते कहाँ से होते हैं भाई? जितना भी आतंकवाद, अरे भारत में क्या पूरे विश्व में जितना भी आतंकवाद फैला हुआ है उसको प्रायोजित कौन करता है? उसको प्रायोजित मतलब कि उसको ट्रेनिंग देकर उसको तैयार करना, उसको प्रमोट करना, ये कौन करता है? पाकिस्तान ही करता है। पूरी विश्व जानता है, पूरी दुनिया जानती है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कार्य हो रहे हैं, ये जो कार्य हो रहे हैं आतंकवाद के, भारत के अन्य पड़ोसी देश भी अगर चीन से हाथ मिलाते हैं तो अन्य देशों से भी भारत को आतंकवाद का सामना करना पड़ेगा। हालांकि हम सक्षम है आतंकवाद का जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। भारत अब वो भारत नहीं है यार, ये भारत एक नया भारत है ना। क्योंकि अब जो है सिर्फ देखिए सेना तो हमारी शुरू से जैसी थी वैसी ही है, ठीक है ना। लेकिन अब सरकार भी बदली है, सरकार में भी एक नया कॉन्फिडेंस दिखता है। अब घर में घुस करके और बदला लेने की जो विचार है वो अब पनपने लगे हैं। गुट निरपेक्षता की नीति का पालन हमने बहुत कर लिया, असंलग्नता की नीति का पालन भी बहुत कर लिया और करते भी आए, करेंगे भी, लेकिन नए अंदाज में, नए तरीके से। ये वाली बात अब पूरा विश्व जान चुका है, विशेषकर चाइना और अमेरिका, है ना। तो पाकिस्तान को चीन अब क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली 1962 के बाद जो युद्ध हुए उसके बाद में चीन का पूरा रुख था पाकिस्तान की ओर कि पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाना, और उसने बनाया। और तब से ही पाकिस्तान को वो अपने हथियार जो है
सप्लाई कर रहा है, जिसका भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विरोध करता रहता है, पर करता रहता है। और इसके बाद में दोस्तों एक अन्य है सिक्किम का भारत में विलय। अब होता क्या है दोस्तों कि 1960 62 समथिंग इस कुछ कहानी है, एक्चुअली में जो डेट याद नहीं आ रही है, अगर आप लोगों को याद हो तो या फिर गूगल करके बताना मुझे कि सिक्किम का भारत में विलय कौन से सन में हुआ था, है ना, याद पर ऐसे अचानक से डेट याद नहीं आ रही है, तो कमेंट करके आप बताइएगा मुझे। तो दोस्तों क्या हुआ कि सिक्किम में एक राजा का आधिपत्य था, शासन चलता था। वहां पर जो एक क्रांति हुई, जन विद्रोह हुआ, अर्थात सामान्य जनता ने विद्रोह कर दिया उस राजा के खिलाफ। राजा को भगा दिया वहां से। भगाने के बाद में वो चीन चला गया, जो वहां का राजा था वो चीन चला गया, वहां का सिक्किम का। अब इस विद्रोह के बाद में सिक्किम में एक नई सरकार आई जिसे जनता ने चुना। जनता के द्वारा जो सरकार चुनकर आई, उस सरकार ने निर्णय लिया अपनी जनता की सहमति से कि सिक्किम का विलय अर्थात सिक्किम को भारत के साथ भारत में मिला दिया जाए, मतलब भारत के जितने अन्य राज्य हैं उन राज्यों की तरह सिक्किम को भी एक भारत का राज्य बना दिया जाए। लेकिन इस बात से उस समय तो चाइना ने कुछ नहीं बोला, चीन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आगे चल करके 1994 में चीन का विदेश मंत्री भारत आया यात्रा करने के लिए, और उस यात्रा के दौरान ही उसने संकेत दिए, अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि जिस प्रकार से आपने सिक्किम का भारत में विलय किया है, मिलाया है भारत में, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, हम उसके विरुद्ध हैं। तो इसने मामला और ज्यादा गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना, उसने मामला और ज्यादा गड़बड़ कर दिया। इसके बाद में दोस्तों अन्य एक और नेक्स्ट एंड लास्ट है एशिया के नेतृत्व का प्रश्न। अब एक ये भी बहुत एक शानदार एक मुद्दा है। देखिए क्या हुआ कि अब जो पूरा एशिया है, एशिया महाद्वीप है ना, तो एशिया महाद्वीप में अगर विशेषकर हम दक्षिण एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करें, दक्षिण एशिया महाद्वीप की, तो यहाँ पर दो ही देश ऐसे हैं दोस्तों जिनके बीच में जो मतलब एक शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभर रहे हैं, एक चीन है और एक भारत है ना। ये पूरा विश्व जानता है दक्षिण एशिया में दो ही राष्ट्र सबसे प्रमुख है, चीन और भारत, ठीक है। और दोनों ही देश आकार की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़े हैं। वो दोनों ही देश सबसे तीव्र गति से विकास भी कर रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था से लेकर के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो अंतरिक्ष का मामला हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या औद्योगिक, कोई सा भी क्षेत्र मान लीजिए, बहुत तीव्र गति से दोनों देश विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर आ रही थी दोस्तों कि अब जो ये एशिया महाद्वीप है, इस एशिया में एशिया का नेता कौन बने अर्थात इसका नेतृत्व कौन करे। अब जो देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो देश सबसे ज्यादा सक्षम होगा, जो देश सबसे तीव्र गति से विकास करेगा, वही एशिया का नेतृत्व करेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा दोनों देशों के बीच में बिना बताए चल रही थी, उसी को बोलेंगे अव्यक्त मतलब बिना बताए, जैसे शीत युद्ध होता है ना, दिमाग में लड़ जाने वाला युद्ध, उसी प्रकार से बिना बताए अर्थात अव्यक्त जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी दोनों देशों के बीच में, उसने भी एक अन्य विरोध, अन्य टकराव को उत्पन्न किया। और इसी के लिए ही चीन ने 1962 में भारत पर पीछे से वार किया था, ताकि भारत की निष्क्रियता अर्थात की शक्तिहीनता को हम विश्व के सामने उजागर कर सके। अब भाई अगर एक मान लो एक दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति एक पहलवान को सोते हुए मार डाले, तो क्या उस दुर्बल व्यक्ति को आप बहादुर कहेंगे? नहीं कह सकते, बल्कि वो संदेह के घेरे में आ जाएगा। चाहे भले हो सकता है कि बलवान ने किसी दुर्बल को मारा हो सोते हुए, तो वो बलवान व्यक्ति भी संदेह के घेरे में आ जाएगा, शंका के घेरे में आ जाएगा कि इसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उसका सामना कर सकता, इस कारण से सोते हुए मारा उसे। ये बात पूरा विश्व जानता है, लेकिन फिर भी चीन ने यही सोच करके 1962 में भारत पर हमला करने का प्रयास किया था, मतलब हमला किया था, युद्ध आक्रमण किया था, कि भारत की असफलता को पूरे विश्व के सामने उजागर करके और इसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाए। और जब प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी तो ये एशिया महाद्वीप पर अर्थात एशिया में जो नेतृत्व का सपना भारत देख रहा है, वो भारत का सपना चूर चूर हो जाए। इस कारण से भी उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये एक विशेष मुद्दा भी रहा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमने दो काल पर हमने डिस्कस किया। अब जरा थोड़ा सा हम देखेंगे भारत चीन संबंधों में जो वर्तमान में क्या मुद्दा है, किस प्रकार से वर्तमान के मुद्दे चल रहे हैं। तो इसमें दोस्तों दो स्लाइड पर हम वो डिस्कस कर लेते हैं, लगभग
5-10 मिनट का और डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम इसका अगला भाग देखेंगे, मतलब 2 भाग में हम इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आइए कि वर्तमान में भारत और चीन के संबंधों में क्या परिवर्तन आया, दोनों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन आया, जरा इस पर अभी हम छोटी सी बात कर लेते हैं। 1976 में, अब जरा समझिए दोस्तों, युद्ध होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति के अनुसार चलते हैं, और विदेश नीति जो है अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार चलती है, ठीक है ना। जिसको जब युद्ध करना था जो किया, सारे सब विवाद चल रहे हैं, लेकिन अब बात आती है राष्ट्रीय हितों की। अब 1976 तक आते आते 1976 तक आते आते चीन को अब ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि भारत पर इस तरह अटैक करना अब उसके गले की हड्डी बन सकती है, क्योंकि भारत में दिन ब दिन कंटिन्यूअसली विकास कर रहा था, विकास की ओर था, है ना। कई सारे विकास बात कर चुका था, कई प्रकार के मतलब सुरक्षा से लेकर के औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में भारत बहुत तीव्र गति से विकास कर रहा था। ये बात चीन को समझ आ चुकी थी, और इस प्रकार के प्रगतिशील राष्ट्र को किसी भी प्रकार से पीछे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो उसी बात को लेकर के 1976 में चीन का रुख अब बदलने लगा था भारत को लेकर के, और अब वो संबंधों की ओर, राजनीतिक संबंधों की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगा, ठीक है। अब चूंकि भारत ने तो शुरू से ही नम्रता की नीति का ही अनुसरण किया है, तो चीन तो तत्पर था संबंधों को सुधार करने के लिए। तो दोनों देशों के बीच में काफी सारे मतभेद थे, लेकिन उन मतभेदों को होने के बाद भी जो सीमा विवाद चल रहा था उसको साइड में करके अन्य मुद्दों पर चर्चा चालू कर दी, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक। चूंकि सीमा विवाद का मुद्दा सोल्व नहीं हुआ, तब से लेकर के आज तक सोल्व नहीं हो पाया दोस्तों। तो लेकिन दोनों देशों की सरकार ने सोचा कि जब सीमा विवाद अगर सोल्व नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, अन्य जो मुद्दे हैं उनको हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं, और अन्य मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की और लगभग उन समस्याओं का समाधान भी हुआ। तो इस कारण से अब थोड़ा सा नरमाहट आई रिश्तों में, सीमा विवाद को साइड में रख दे तो अब थोड़ी सी नरमाहट आने लगी, ठीक है। अब हुआ क्या था, आप सभी को पता है कि 1999 में 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, जिसका अमेरिका ने बहुत लपक के विरोध किया था, बहुत खतरनाक तरीके से विरोध किया था, है ना। भारत पर कई सारे प्रतिबंध लगाए थे। तो भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तो इस परमाणु परीक्षण का अस्थायी गतिरोध, दोनों देशों में अस्थायी गतिरोध उत्पन्न हो गया था, भारत और चीन के बीच में। लेकिन आगे चल करके अर्थात के 99 में, 1 साल बाद में, दोनों देशों के बीच में एक आधिकारिक तौर पर एक बातचीत हुई और इस समस्या का समाधान हो गया। दोनों देशों के बीच में बातचीत होने पर इसका खत्म हो गया। लेकिन सही अर्थों में अगर देखा जाए तो संबंध सुधारने के लिए सीमा विवाद की समस्या का हल निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब भारत और चीन के बीच में अगर हम संबंधों को सही देखना चाहते हैं तो सीमा विवाद का जो मुद्दा है उसका हल 100% निकलना चाहिए और उस मुद्दे को समाप्त होना ही चाहिए। जैसे कि कई सालों से, कई वर्षों से कश्मीर को लेकर के विशेष मुद्दा चला आ रहा था, लेकिन जैसे ही कश्मीर का विभाजन करके और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन किया, वो मुद्दा वहीं पूरी तरह से समाप्त हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ एक्टिविटी इन क्षेत्रों में भी करनी ही होगी, भारत को इन संबंधों में कदम उठाना होगा, या फिर दोनों देशों के द्वारा मिल करके सीमा विवाद को हर हालत में, हर कीमत पर सुलझाना ही होगा। तभी जाकर के हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के संबंध मधुर हो सकते हैं। सब संबंध सुधर सकते हैं लेकिन मधुर कभी नहीं हो पाएंगे। अगर सीमा विवाद सोल्व हो गया, सीमा विवाद का समाधान हो गया, तो फिर दोनों देशों के बीच में संबंध मधुर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भारत चीन के राष्ट्र प्रमुखों के बीच में जब चर्चा होती है या दोनों पक्षों के बीच में कोई समझौते होते हैं तो ऐसा लगता है कि अब इनके बीच संबंधों में सुधार आ रहा है। लेकिन अचानक चीन भारत का विरोध करने लगता है, अचानक से चीन भारत का विरोध करने लगता है। मतलब समझ रहे इस बात का, और ये सत्य भी है। अगर आप जो है 1960 से लेकर के आज तक की, वर्तमान तक की जितनी भी बैठकें हुई है भारत और चीन के अधिकारियों के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में, तो बैठकों में आपको ऐसा लगेगा कि बस बिल्कुल इनका जो मैटर था, जो मामला था, वो सुधर चुका, सोल्व हो गया, समस्या समाधान हो गया। लेकिन पता नहीं चीन को क्या होता है, चावों करके फिर से वो है ना, मतलब उसका गतिरोध प्रारंभ कर देते हैं, विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये कब पलटते हैं कुछ नहीं कह सकते,
कब बदल जाते हैं कुछ भी नहीं कह सकते। अचानक अचानक से चीन भारत का विरोध करना चालू कर देता, अचानक। तो फिर चाहे वो, अब जैसे विरोध देखिए कि 2016 में उसने दक्षिण कोरिया की जो राजधानी सियोल में परमाणु आपूर्ति समूह अर्थात कि एनएसजी का जो सम्मेलन हुआ था, सदस्यों की बैठक हुई थी, उस बैठक में बात चल रही थी कि भारत को इसका सदस्य बनाया जाए, भारत को इस समूह का अर्थात एनएसजी का सदस्य बनाया जाए। चीन ने फटाक से इसका विरोध कर दिया। इसके बाद में यूनाइटेड नेशन में एक आतंकवादी संगठन का जैश ए मोहम्मद का जो प्रमुख है अजर, इसको आतंकवादी ठहराने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। किसमें? यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, वहां पर चीन ने इसको आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। आतंकवादी पूरे विश्व में आतंक फैला रहा है, लेकिन चीन ने इसको आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। अब क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? क्या कारण हो सकता है आप जानते हैं? पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि उसी के घर में पल रहे आतंकवादी को कोई पूरा विश्व आतंकवादी घोषित कर दे? अगर पूरे विश्व आतंकवादी जैसे मोहम्मद को अर्थात कि अजहर को अगर पूरा विश्व मतलब यूएन अगर अजहर को आतंकवादी घोषित कर देता, तो इसका पूरा विश्व का पाकिस्तान पर एक दबाव पड़ता कि आप आतंकवादी को शरण दे रहे हैं, एक आतंकवादी को ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है ना। इस कारण से चीन जो कि स्थायी सदस्य है कहाँ का? सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसने विरोध कर। किसने? चीन ने। कि नहीं साहब, ये जो अजहर है ये तो एक बहुत बड़ा पंडित है है ना, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत मासूम है, इसको कहाँ आतंकवादी घोषित कर रहे हो आप? इस करके विरोध करा उसने और उसको आतंकवादी घोषित नहीं होने दिया। ठीक, तो भारत चीन के बीच में मुख्य विवाद सीमा को लेकर ही है। ठीक है, अपनी कंट्री मत कर लीजिए कि सीमा विवाद सबसे प्रमुख है। भारत और चीन के संबंधों के बीच में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो क्या है? सीमा का विवाद है। और वर्तमान में दोनों देशों के बीच में संबंध अगर देखें तो सामान्य ही दिख रहे हैं। सीमा विवाद तो सबसे चलता आ ही रहा है, आज तक चल रहा है। सीमा पर सेना, दोनों तरफ से सेनाएं लगी हुई है, तनातनी चली रही है। बाकी सब ठीक है ना, बाकी सब ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दो काल पर हमने बात की है, दो काल पर हम बात कर चुके हैं। अब इसके आगे का जो पार्ट है दोस्तों, सेकंड भाग में हम लेकर आएंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कम से कम 30 मिनट ये अकेला ये वाला पार्ट लेने वाला है आपका। ठीक है ना। तो इसी का सेकंड भाग लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे आपको। डिस्क्रिप्शन से इसके लिंक एंड टू एंड भी आप देख सकते हैं। अगर आप में एनर्जी है इतनी कि आप नहीं थके हैं, समझ पा रहे हैं, पूरा लेक्चर समझ आ रहा है, तो आप इसको जो है कंटिन्यूसली कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना। इसको हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, हम तो कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसको वीडियो को बीच में ब्रेक करके उसको 2 पार्ट में आपको अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।